साथियों नमस्कार। मैं विक्रांत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। और स्वागत है भाई बायोलॉजी की क्लास में। जल्दी जल्दी सभी लोग आओ, है ना। तुम्हारी क्वेरी बहुत आ रही है यार टेलीग्राम में कि हमने सर ये बैच खरीद लिया, वो खरीदना था। उसके लिए आप हेल्पलाइन पे कॉल करो। और ऐसी गलतियां कैसे कर देते हो तुम? क्यों भाई? कि दिमाग विमाग मतलब है कि नहीं है? बेच खाया या बिल्कुल जो है रील वगैरह में अपना सब खो दिया है? क्यों भाई? जो अपना फोकस वगैरह है सब खो दिया। 3 मिनट में तुम्हें जो स्टिमुलेशन, 1 मिनट में 30 सेकंड में जो तुम्हें स्टिमुलेशन चाहिए, वो स्टिमुलेशन में तुमने लग रहा है सारा दिमाग अपना खो दिया है पूरी तरीके से। हैं? तो मेरे भाई, स्टूडेंट्स जो दिमाग होता है ना एक स्टूडेंट का, बहुत डेलिकेट होता है, बहुत नाजुक होता है। उसको जो है बहुत आसानी से, एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो मैनिपुलेट हो सकता है वो। तो आप अपने दिमाग के अंदर अच्छी अच्छी चीजें ही डालें, ठीक है, गंदी गंदी नहीं, अच्छी अच्छी चीजें एकदम। और अपना जो ये शॉर्ट्स वगैरह, रील्स वगैरह या इंस्टाग्राम, कुछ दिन का इनका उपवास ही रखें जब तक आप कम से कम एक नौकरी ना पालें, है ना, या आप नौकरी के लायक ना हो जाएं कम से कम। तब तक इन सब चीज़ों से दूर ही रहें, दूरी बना करके रखें अपनी। ये बड़ी ही डेवास्टेटिंग है एक स्टूडेंट के लिए। बहुत ही दयनीय स्थिति कर देती हैं ये। आपको शायद इस चीज़ का एहसास अभी नहीं होगा। एहसास होगा उस दिन जब आप 2 4 6 एग्जामों में फेल हो चुके होगे, और फिर तुम्हें हो सकता है कि आगे जो है मौका भी ना मिले किसी एग्जाम की तैयारी करने का, और तब आप बैठ के सोच ही रहे होगे कि भाई मैंने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या हो गया मेरे से। तो उस टाइम पर शायद आपको एहसास होगा। तो ऐसा क्षण आपके जीवन में ना आए कि आप खुद को अपंग महसूस करें, है ना, माँ बाप से आंखें ना मिला पाएं, कोई रिलेटिव्स घर पे आए तो आप नज़र बचा के चले जाएं। ऐसा क्षण ना आए, तो इसके लिए भैया थोड़ा सा दूर रहो इन सोशल मीडिया वगैरह से। ठीक है, मेहनत थोड़ी सी कर लो, बढ़िया रहोगे। सर आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ भाई। ठीक है, तो थोड़ा जो है इन सब चीज़ों से दूर ही रहो। ठीक है, 2 4 महीने की बात है, नौकरी वोकरी लग जाएगी। आराम से अपना जो कुछ करना है करते रहना। उसके बाद देखिए, तो हम बात कर रहे थे फैट के बारे में। है ना। फैट के बारे में हमने देखा कि फैट जो है ये भी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। और फैट हमारे शरीर में त्वचा के नीचे एक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, उसमें जाकर के स्टोर हो जाता है। और फैट हमें ऊर्जा तो प्रदान करते ही हैं, और ऊर्जा में भी इनके आसपास कोई नहीं है जो इतनी ऊर्जा प्रदान करता हो। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी फैट से लगभग आधी ही ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन फैट से ही फिर हम अपनी क्यों नहीं ऊर्जा की सारी जरूरतें पूरा कर लेते? क्योंकि आप जानते हैं कि फैट कम्स विद अ प्रॉब्लम कॉल्ड ओबेसिटी। फैट जो है एक समस्या के साथ आती है, और वो है मोटापे की समस्या। तो फैट जो है वो मोटापा बढ़ाता है, और मोटापे सभी बीमारियों का कारण होता है। आप जानते ही मोटे तौर पर बीपी है, या डायबिटीज़ है ना, या फिर आप कहें हार्ट डिजीज़ हैं तमाम सारी, तो वो सभी की सभी जो है मोटापे के साथ ही आती हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फैट में हम बात करेंगे आज, फैट के प्रकारों के बारे में। तो फैट यहाँ पर 2 प्रकार का बच्चों होता है। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं फैट के? एक होता है सैचुरेटेड फैट। कौन सा होता है? सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट यानी संतृप्त वसा। संतृप्त वसा। और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा। एक है संतृप्त वसा और दूसरा है असंतृप्त वसा। जैसे आप एक चीज तो जानते हैं ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये तो आपने सुना होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है। एल्केन आर द एग्जांपल्स ऑफ संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है।
है ना। एल्कीन एंड एल्काइन आर द एग्जांपल्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मेरे भाई ऐसे ही यहां पर संतृप्त वसा में क्या होगा, यहां पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, नो डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड इन फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, किसमें, सैचुरेटेड फैट में। दूसरा, ये जो है सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। आमतौर पर आप इन्हें देखेंगे कि ये रूम टेम्परेचर पर कैसे होंगे, यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि ये हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसकी मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, इंक्रीज बैड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को, और बुरे बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के कारण ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे हार्ट की जो हेल्थ है उसको इम्पैक्ट करते हैं नकारात्मक रूप से। तो बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, बुरे कोलेस्ट्रॉल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और रूम, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, यहाँ पे लिख लो, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में, कमरे के ताप पर ये जो है आमतौर पर कैसी अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में। और इन फैटी एसिड में कोई भी डबल बॉन्ड या द्विबंध नहीं होता है, इनमें क्या नहीं होता है, कोई भी द्विबंध नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए असंतृप्त के बारे में, वन, है ना, ऐसे लिखो, वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन फैटी एसिड, है ना। वसीय अम्ल में लिखो, वसीय अम्ल में एक या दो, एक या वसीय अम्ल में, वसीय अम्ल में कम से कम, कम से कम एक दोहरा या तिहरा बंध, तिहरा बंध होता है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है इनमें देखने को मिलेगा कम से कम एक आपको। ठीक है, और ये कब रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, यूजुअली, यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्प, तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं भाई, तो ये थोड़े से हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। और ये आप देखेंगे कि ये डिक्रीज करते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को, डिक्रीज, हालांकि इनका भी एक टाइप है जो बड़ा खतरनाक होता है, डिक्रीज बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ठीक है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को क्या करते हैं, ये कम करते हैं। अब इनके देख लीजिए भाई एग्जाम्पल्स, इनके एग्जाम्पल में देखिए, सेचुरेटेड फैट के एग्जाम्पल में ज़्यादातर आपको एनिमल सोर्सेस देखने को मिलेंगे, जैसे बटर है, हालांकि वो इतना नुकसान करता नहीं है पर वो है इसका ही एग्जाम्पल, बटर है, घी है, या एनिमल फैट है, एनिमल फैट। जबकि आप उधर देखेंगे अनसेचुरेटेड के में ऑलिव ऑयल, ठीक है, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल,
ठीक है। और पीनट ऑयल, मूंगफली का तेल, पीनट ऑयल, और ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड, फैटी एसिड। ये ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड जो है, इनको एसेंशियल फैट बोलते हैं, क्योंकि ये हमें बाहर से लेने होते हैं, हमारे शरीर के अंदर इनका संश्लेषण नहीं होता है। ये आपको बेसिकली साग सब्जियों से भी नहीं मिलते हैं, ये आपको बाहर से आवश्यक रूप से लेने होते हैं। तो इनको आप एक बार नोट करें जल्दी से, फिर हम बात करेंगे प्रोटीन के ऊपर। चलिए सर, हिंदी में ही तो है। अरे भाई, ये कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिख दी हैं, ये एग्जाम्पल्स, इन्हें इंग्लिश में ही कर लो याद। कल नहीं चलेगी भाई क्लास, कल नहीं चलेगी, अब सोमवार को चलेगी। ठीक है, अब कब चलेगी? सोमवार को। ठीक है बच्चों। हाँ, राइटिंग जो है ये थोड़ा सा अगली अगली स्लाइड पर ठीक करता हूँ, ठीक है। अब तो लिख लो इसको, अब तो आपको इसे ही लिखना होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर इसको ठीक करता हूँ, ये बोर्ड में ही थोड़ा सा है भाई, इसमें लोचा। ये सत्य कह रहे हो तुम लोग, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की बात करते हैं। अगला आपका न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। पूरा वैसे ही लिखता हूँ जैसे किताबों में लिखा रहता है, प्रोटीन। प्रोटीन देखो, आप ये बड़े अच्छे से आज जानते हैं कि प्रोटीन किस में मदद करते हैं? हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में मदद करते हैं। हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास में मदद करते हैं भाई प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन एक्चुअल में आपको ऊर्जा भी देते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोटीन कहाँ कहाँ आपको शरीर में मिलते हैं, इस चीज के बारे में जानो, समझना इस चीज को। सबसे पहले इसकी देखो यूनिट क्या है, इसकी इकाई क्या होती है? प्रोटीन की इकाई, यूनिट ऑफ प्रोटीन, यूनिट ऑफ प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन की इकाई है वो क्या है? प्रोटीन की जो इकाई होती है ना, जैसे आप जिस बिल्डिंग में बैठ कर पढ़ रहे हो, उसकी भी तो एक इकाई है, तो उसकी इकाई है ब्रिक, ईंट, है ना। ऐसे ही प्रोटीन की इकाई जो होती है उसे बोलते हैं अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड, यानी अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जो है वो क्या है? प्रोटीन की इकाई होती है। ठीक है, प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल। क्लियर है? चलो अब देखो इसके बारे में हम जानते हैं कि कौन कौन सी संरचनाएं शरीर में इससे मिलकर के बनती हैं। देखिए, जैसे आपके शरीर में जो बाल हैं, या त्वचा से निकली हुई अन्य संरचना है, नाखून, बाल, नाखून, है ना, नेल्स वगैरह हैं, बाल हैं, इनमें भी प्रोटीन होता है। इनमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? देखिए, बाल और नाखून के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, इसे समझें। एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं क्रेटीन प्रोटीन। क्रेटीन प्रोटीन से मिलकर के आपके बाल और नाखून बनते हैं, क्रेटीन प्रोटीन। ठीक है, चलिए अगली चीज देखो जो आपका रक्त है, रक्त में भी, ब्लड में भी प्रोटीन होता है। ब्लड में देखो होती है आरबीसी, आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसमें ग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है ना,
हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर ये जो ग्लोबिन है ये एक प्रोटीन ही होता है। हिम तो आयरन वाला पार्ट है इसमें, लेकिन ये जो ग्लोबिन है ये प्रोटीन ही होता है। उसके अलावा आप बात करें तो और भी बहुत सारे प्रोटीन होंगे, देखिएगा रक्त में है, उसके अलावा मांसपेशी में देखो, मांसपेशी यानी मसल्स जो होती हैं, मांसपेशी में एक्टिन और मायोसिन नाम का प्रोटीन होता है। एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एवं मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन नाम का प्रोटीन होता है। उसके अलावा इसे लिखो पहले आप, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं सर? भैया इतने डीप लेवल की बायोलॉजी तुम्हारे पेपर में थोड़ी आएगी, ये तो आप मैम से पूछोगे, वहां पर शायद आपके सिलेबस में हो ये सारी चीजें। ठीक है, एम ए वाले बच्चों के में, एम आर और एस एस आर वाले बच्चों के में तो रिप्रोडक्शन चैप्टर ही नहीं है उसके सिलेबस में ही, तो इतना क्यों जाना है मेरे भाई डीप में, है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। मांसपेशी में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होता है। उसके बाद देखिएगा जो आपकी हड्डियां हैं, बोन्स, बोन्स जो हैं उनमें भी प्रोटीन होता है, और उनमें जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं ओसीन प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन होता है। ठीक है, और तो छोड़िए, आपका जो डीएनए है ना, डीएनए, आपका जो डीएनए होता है, डीएनए कोशिका के अंदर सेल होती है, कोशिका होती है, आप जानते होंगे कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, है ना। सेल के अंदर होता है उसका केंद्रक, क्या होता है? केंद्रक, केंद्रक होता है। सेल के अंदर क्या होता है बच्चे? केंद्रक होता है। उस केंद्रक के अंदर एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे है, मेरे पास सेव थोड़ी करना आता है, राज से कह दे, हैं? है ना। तो मसल्स में क्या होता है? केंद्रक, केंद्रक में क्या है? क्रोमेटिन पदार्थ है, केंद्रक में है क्रोमेटिन पदार्थ। और इस क्रोमेटिन पदार्थ में भाई डीएनए भी होता है और एक प्रोटीन भी होता है। इसमें एक तो डीएनए होता है और एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं हिस्टोन नाम का प्रोटीन। क्या बोलते हैं? हिस्टोन नाम का प्रोटीन, हिस्टोन नाम का ये प्रोटीन होता है। ठीक है जी। तो प्रोटीन देखो कितनी सारी संरचनाओं में मैंने अभी आपको बता दिया। और देखिएगा आपके शरीर में कुछ एंजाइम, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम, एंजाइम होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। जैसे एक आपकी लार में भी एक एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलिन बोलते हैं, जो स्टार्च को पचाने का काम करता है। तो ये एंजाइम जो हैं, सभी के सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ये सभी एंजाइम आप कह सकते हैं प्रोटीन होते हैं, है ना। एक तरीके से जैव उत्प्रेरक के तौर पर काम करते हैं। पाचन में बहुत सारे एंजाइम होंगे जो पाचन में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके शरीर में होते हैं एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी, आपके शरीर में होता है आरबीसी के ऊपर एंटीजन, एंटीजन, है ना। एंटीबॉडी, एंटीजन, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं, इनमें भी प्रोटीन होता है। ठीक है, और यही नहीं, अभी देखो, अभी इतना ही नहीं बच्चों, और आप देखोगे तो कुछ हार्मोन होते हैं, हार्मोन होते हैं। ये हार्मोन भी क्या होते हैं? ये हार्मोन भी प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ हार्मोन इनमें से।
कुछ हार्मोन किसके बने होंगे? प्रोटीन के बने होंगे। इतनी सारी संरचनाओं को बनने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। आप खुद ही देख लें कि प्रोटीन कितने ज्यादा जरूरी होते होंगे। प्रोटीन जो है वो कितने ज्यादा जरूरी होते होंगे, समझ रहे हो? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। अब बात आती है कि जो अमीनो एसिड हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं, जो इकाई होती है जिससे मिलकर के प्रोटीन बनते हैं, है ना? तो आपसे कई बार पूछ लेता है टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्लों का कुल संख्या। अमीनो, अब तो दिख रहा है ना, अब तो सही समझ में आ रही राइटिंग। अमीनो अम्लों की कुल संख्या। अमीनो अम्लों की जो कुल संख्या होती है वो होती है भाई 20। कितनी होती है? 20 होती है अमीनो अम्लों की कुल संख्या। अगली स्लाइड में फिर हम बात करेंगे ये जो 20 अमीनो अम्ल हैं, ये जो अमीनो अम्ल हैं, ये जो अमीनो एसिड हैं, इन्हें आप दो भागों में कैटेगराइज करते हो। अमीनो अम्ल को, अमीनो एसिड्स को दो भागों में कैटेगराइज करते हैं, जिनमें एक है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। एक होते हैं नॉन एसेंशियल, जो जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में हो जाता है, जो हमें भोजन से आवश्यकता नहीं है जिनकी, वो है नॉन एसेंशियल। तो एक है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड यानी तात्विक, इन्हें बोलते हैं तात्विक अमीनो अम्ल। इनकी जो संख्या होती है वो होती है टोटल 9। कितनी होती है? टोटल 9 होती है। और वो अमीनो अमीनो एसिड हैं जो भोजन से प्राप्त होते हैं, है ना? तो ये कैसे होते हैं? ऐसे अमीनो एसिड जो भोजन से प्राप्त होते हैं, जिनकी आपूर्ति भोजन से होती है। देखिए, ऐसे अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल जिनकी आपूर्ति भोजन से होती है, जिनकी आपूर्ति किससे होती है? भोजन के माध्यम से होती है। दूसरी तरफ है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देखिए भाई, नॉन एसेंशियल एसिड्स, है ना? गैर तात्विक अमीनो अम्ल, गैर तात्विक अमीनो अम्ल, ये वो अमीनो अम्ल हैं जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में हो जाता है, और इनकी संख्या होती है 11। तो टोटल टाइप अमीनो अम्ल के 20 होते हैं, मैंने आपको बताया था। 9 अगर एसेंशियल हो गए तो नॉन एसेंशियल कितने बच गए? 11 बच गए। सिंपल सीधी सी बात है। तो इन अमीनो अम्लों का जो संश्लेषण है वो हमारी बॉडी कर लेती है, इस वजह से नॉन एसेंशियल हैं। लेकिन इनका संश्लेषण हमारी बॉडी में नहीं होता है, इनकी आपूर्ति हमें बाहर से होती है, भोजन के माध्यम से इनकी आपूर्ति करनी होती है। ठीक है, तो लिख लीजिए, इनका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। इनका संश्लेषण जो कहाँ पर होता है? हमारे शरीर में होता है। इनका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, हम हमें बाहर से इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। और इनके में यहाँ पर नीचे लिख लीजिए, इनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, इनका संश्लेषण, इनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता। ये बड़ा बेकार बोर्ड है ये। अब ये पीपीटी से पढ़ाने वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो हाथ से लिख करके पढ़ाते हैं उनके लिए ये बड़ा दुर्भाग्यशाली बोर्ड है। चलो जी, कर लो, उतार लो इसको।
हाँ जी, ये स्क्रीन चल नहीं रही है आज। सर मज़ा नहीं आ रहा, को डांस वांस करूं यहाँ पर कुछ, मतलब तब आएगा मज़ा। मज़ा आया कब था तुम्हें पढ़ाई में, ये बताओ। हैं? वो जो मज़ा आया था ना, तो मैं लगा था कि पढ़ने में किसी टीचर से मज़ा आया है, उस टीचर ने पढ़ाया वढ़ाया नहीं था, उस टीचर ने फिर वही किया होगा, डांस नाच गाना ही किया होगा, तब मज़ा आ गया होगा तुम्हें। ये सब नहीं होता भाई मेरे से, है ना। सर कल वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समझा दो। उसे दोबारा देख लो ना मेरे भाई, उसे दोबारा देख लो ना। टोटल अमीनो एसिड 20 होते हैं, बता तो दिया। एसेंशियल 9 हो गए, नॉन एसेंशियल 11 रह गए बस। विटामिन ई की अगर कमी होगी तो रिप्रोडक्टिव फेल्योर होगा। रिप्रोडक्शन को थोड़ा ये क्या करता है, उसके फंक्शन, उसके फंक्शनल के लिए, उसके फंक्शंस के लिए विटामिन ई आवश्यक है। उसके कार्य करने के लिए विटामिन ई आवश्यक है। सर बायो में मज़ा नहीं आता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आज खत्म हो जाएगी बायो, आज नहीं होगी तो सोमवार को खत्म हो जाएगी। एक एक दिन और झेलना है बस आपको। मज़ा आएगा दोबारा जब पढ़ोगे ना, तो मज़ा आएगा, क्योंकि पहली बार में सारी चीज़ें नहीं लग रही होंगी। दोबारा पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें नई नहीं लगेंगी, है ना। तो ऐसे में आपको मज़ा आएगा, बहुत सारे बच्चों को आ रहा है मज़ा। तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा मांगता है भाई, ये जो चीज़ नहीं पढ़ते हो ना, पहली बार पढ़ते हो, तो उसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा करोगे तो मज़ा ऑटोमेटिकली आएगा। और उसमें करते तुम लोग उल्टा हो, है ना। आमतौर पर उसमें स्टूडेंट क्या करता है, उसमें स्टूडेंट कम मेहनत करता है, तो फिर मज़ा कहाँ से आएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके सोर्सेज की, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या सुने हैं अभी तक आपने। प्रोटीन के जो स्रोत हैं वो क्या क्या सुन रखे हैं, कौन कौन से स्रोत हैं। भाई आपसे नहीं कहा गया होगा कि दाल खाओ, जब तुमने दाल खाने से पहले नाक मुंह सिकोड़े होंगे तो आपसे जरूर कहा गया होगा कि दाल खाओ बेटा, प्रोटीन मिलता है, दाल में प्रोटीन होता है, कहा था ना। तो भाई पल्सेस, पल्सेस इसका स्रोत है, दाल है, ठीक है। जब किसी ने बिल्कुल, है ना, समझाने के बावजूद भी दाल नहीं खाई होगी, तो उससे कहा गया होगा क्या, उससे कहा गया होगा कि बेटा ये सोयाबीन तो खा ले कम से कम, है ना, ये सोयाबीन तो खा ले कम से कम, दाल नहीं खा रहा तो सोयाबीन खाई होगी फिर उसने, है ना। कुछ ऐसे चटकारे वाले होंगे, है ना, जिन्हें सोयाबीन भी अच्छा नहीं लगा होगा, है ना, जिन्हें तो थोड़ी सी ऐसी सब्जी चाहिए जो फॉरेन टाइप की हो, विदेशी टाइप की हो, तो उन्हें दिया गया होगा मशरूम, कि भैया मशरूम खाओ, है ना। हाँ, घर में नहीं दिया गया होगा तो शादी में कहा गया होगा, दूसरे के यहाँ शादी में गए होगे, बेटा मशरूम खा, मशरूम, मशरूम की सब्जी खा, इसमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो मशरूम तुमने खूब उड़ाया होगा वहाँ पर, और गलती से तुम्हारी जीभ को उसका स्वाद अगर भाग गया होगा, तो तुम हर शादी में मशरूम के बीच में ही ख़त्म होने का कारण भी बन जाते होगे कई बार, क्योंकि भर भर के खाते होगे। फिर पनीर भी इसका बढ़िया स्रोत होता है, तो तुम लोग पनीर उड़ाते ही हो, ठीक है। ये सब क्या है, दाल इसके स्रोत हैं, बहुत बढ़िया स्रोत हैं, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो, है ना, इन सब में स्वाद नहीं आ रहा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नॉन वेज चीज़ों से पनीर, वो प्रोटीन अपना जो है पूरा कर रहे होंगे, जैसे मीट, फिश है, चिकन है, ठीक है, मीट फिश चिकन, है ना, इन सब चीज़ों से अपना जो है पूरा कर रहे होंगे। अब कुछ ऐसे भी जरूर होंगे कि जो भैया इसे खा नहीं सकते हैं, इसमें स्वाद नहीं आता है, तो उन्होंने अपना तीसरा तरीका निकाल लिया होगा, क्या जी हम तो नॉन वेज तो नहीं खाते, हम तो एग खाते हैं, एग, ठीक है। तो एग से भी, एग भी प्रोटीन का एक बहुत ही शानदार, कह सकते हैं बहुत ही जबरदस्त स्रोत होता है, ठीक है जी। और उसके अलावा कुछ लोगों ने और तरीका निकाल लिया होगा, तो बीन्स वगैरह, उनमें भी अच्छा खासा प्रोटीन होता है, तो वो वहां से भी अपनी प्रोटीन की आपूर्ति कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सोर्सेज हो गए कुछ प्रोटीन के, इन्हें आप नोट कर लें तेजी से। देखो चावल और आलू, कई बार स्पेसिफिकली नाम लेकर के आपसे एग्जाम में पूछेगा, है ना, कि चावल और आलू में
कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं होता है? अब 3-4 ऑप्शन देगा, 3 ऐसे दे देगा जानबूझ के जो होते होंगे, चौथा प्रोटीन डाल देगा। तो चावल और आलू ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन नहीं होता है, ऑल्दो उनमें और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली प्रोटीन के नाम से आपसे पूछेगा। तो लिख लीजिए, चावल एवं आलू में स्टार्च होता है भाई, और स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसमें स्टार्च का ही अच्छा स्रोत होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स होते हैं, प्रोटीन इनमें नहीं होता है। चावल और आलू में प्रोटीन नहीं होता। दूध भी एक अच्छा स्रोत है भाई प्रोटीन का, और लिख लो बेशक आप, दूध में एक जो प्रोटीन पाया जाता है उसे बोलते हैं कैसीन प्रोटीन। दूध में इनफैक्ट छोटा जो बच्चा होता है वो तो केवल माँ का दूध ही पीता है, और उस माँ के दूध से उस टाइम पर उसका सबसे ज़्यादा वृद्धि विकास होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो माँ के दूध में प्रोटीन पाया जाता है, और उस प्रोटीन से उसका सबसे ज़्यादा वृद्धि विकास होता है, तो दूध में भी प्रोटीन होता है। दूध में कैसीन नामक, कैफीन मत लिख देना, कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। कैफीन तो तुम्हारी ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, इनमें कैफीन वैफीन होता है, और वो कोई प्रोटीन नहीं है, ऑल्दो उसको पढ़ करके ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या प्रोटीन टाइप की चीज़ है, कैसीन से मिलती हुई चीज़ है, लेकिन वो तो बहुत ही भयानक चीज़ होती है भाई। ठीक है, चलो, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने लिख ली, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गई होगी। मज़ा आ रहा है अब तो सर? ठीक है, कुंदन कह रहे हैं अब आने लगा ना मज़ा, तो मैं इधर उधर की बातों में बड़ा मज़ा आने लगता है। समस्या ये है, करने को कर मैं भी सकता हूँ, लेकिन उनसे टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है, और तुम समझ अभी नहीं रहे हो। तो मैं समझ नहीं है बच्चों अभी इस चीज़ की, मनोरंजन में जो है ज़्यादा दिमाग है अभी तुम्हारा। देखिए, अब हम बात करी हमने कि भाई कौन सी विटामिन कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो प्रोटीन कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में भी जिक्र ना किया जाए ऐसा नहीं हो सकता। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। लिखिए, डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन कमी से आपको 2 रोग देखने को मिलेंगे, एक तो है मेरस्मस, क्या नाम है? मेरस्मस। और दूसरा है क्वासिओरकर। ठीक है, तो मेरस्मस और क्वासिओरकर नाम के 2 डिजीज यहां पर देखने को मिलेंगे आपको प्रोटीन की कमी से। क्लियर है? चलो जी, यहां तक की बात सभी को एकदम क्लियर हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से चीजें आप लोगों ने समझी होंगी, है ना। अब एसएसआर गलती से परचेज कर लिया है भाई, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं ये बात कि अब आप जो है फोन मिलाएं किस पर? हेल्पलाइन पर। RW हेल्पलाइन का नंबर आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी से उपलब्ध है वो। ठीक है, तो आप ढूंढेंगे, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा वो आपको, और उस पर आप फ़ोन मिलाएंगे। उस पर हो सकता है फ़ोन को उठाने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है कई बार, क्योंकि वो लोग बहुत सारे लोगों को सर्व करते हैं, बहुत सारे लोगों के उनके पास मैसेज फ़ोन आते रहते हैं, तो वो कहीं बिजी हो रहे हों, किसी से और से आप जैसे बच्चे से बात कर रहे हों, तो एक बार में नहीं उठ पाता, कई बार 2 बार में भी नहीं उठ पाता फ़ोन। तो आप ऐसा ना सोचें, कि बुरा ना माने कि ऐसा हो गया मेरे साथ तो वो हो गया तुम्हारा, कोई वो तुम्हें जानते नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा फ़ोन जानबूझ के ना उठाया जा रहा हो। तो मेरे भाई आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य के साथ चीज़ें करेंगे। फादर का नाम गलत हो गया है नेवी के फॉर्म में। सर ये आपके कितने नंबर की क्लास है? भाई ये मेरी जो है 5वें नंबर की क्लास है। सर जो क्लास छूट गई है वो बाद में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया, पे एग्ज़ाम तक आपका जो है हर एक क्लास आपको मिलने वाली है। एग्ज़ाम तक आपके पास ये क्लासेस का एक्सेस रहेगा। एग्ज़ाम तक आप ये क्लासेस कर सकते हो, एग्ज़ाम के बाद नहीं कर पाओगे। एग्ज़ाम तक तो रहेंगे आपके पास, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता।
पीछे क्लासेस कब अपलोड कराओगे? भैया 1-2 दिन में हो जाएंगी। कल क्लास क्यों नहीं हुई? तो मेरे भाई प्रताप चरण, गलती हो गई मेरे से, माफ कर दो मुझे, मैंने एनडीए वाले बच्चों की मैराथन ले ली, ठीक है। हाँ, इस वजह से नहीं हुई, है ना। अब दोनों दोनों काम कर लिया करूंगा। थोड़ा एक सवाल इधर इधर जो है ऐसे बोर्ड पे लाइन खींच दिया करूंगा, एक क्वेश्चन जो है आपको करा दिया इधर, एक क्वेश्चन एनडीए वालों को करा दिया, ठीक है। ऐसे कर लिया करेंगे। कैसीन क्या होता है सर? प्रोटीन होता है ना। क्या सर आपने कल क्लास लगाई थी? नहीं लगाई थी। तुम लोग डेली क्लास नहीं ले रहे क्या? कहाँ मटर गश्ती में बिजी हो तुम इस टाइम पर? थोड़ा पढ़ लो भाई। कल क्लास नहीं हुई थी, मैं बता चुका हूं, कल नहीं हुई थी, कल नहीं हुई थी। परसों क्लास में मैं बता गया था कल नहीं होगी, कल के लिए बताया था मैंने, कल नहीं होगी। कल नहीं हुई थी, क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि मैं एनडीए की मैराथन ले रहा था। एनडीए वाले बच्चों का पेपर है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो एनडीए का पेपर देने जा रहे होंगे 12 तारीख को, आपको पता है ना। चलो, तो चलते हैं अब आगे, और आगे बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट या संतुलित आहार, है ना। संतुलित आहार क्या है? बहुत सारी चीजें आपने बच्चों ने आपने जो है बचपन में किताबों में पढ़ी होंगी संतुलित आहार के बारे में। बहुत सारी सब्जियों के, फलों के फोटो बने रहते हैं, अनाजों के फोटो बने रहते हैं। तो ये कैसा, क्या होता है ये संतुलित आहार? देखो, आहार तो हम सभी करते हैं, है ना। क्या कम खाना संतुलित आहार है, या फिर पेट भर के खाने को ही संतुलित आहार यहाँ पर कहा गया है? तो ये सब कहना उसका पर्पज नहीं है। देखो, संतुलित आहार का मतलब सिंपली ये है, एक ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, है ना, संतुलित एवं उचित मात्रा में समावेशित हों, उसे आप संतुलित आहार बोलेंगे। पोषक तत्व क्यों यहाँ पर लिए गए हैं? क्योंकि देखो, संतुलित का मतलब है आपको दैनिक जीवन में ऊर्जा भी चाहिए होती है कार्यों को करने के लिए, आपके शरीर के वृद्धि विकास के लिए भी जरूरी हैं चीजें, तो वो भी पोषक तत्व ही देते हैं। आपको बीमारियों से सुरक्षा भी चाहिए, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो भी पोषक तत्वों से ही मिलेगी आपकी, और वो पोषक तत्व आपको खाने से ही मिलेंगे। और आपके टिश्यू जो डैमेज हुए हैं उनका रिपेयरमेंट भी जरूरी है, तो वो भी आपको पोषक तत्वों से ही मिलेंगे, और वो पोषक तत्व आपको भोजन से मिलेंगे। तो एक ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में समावेशित हों, उचित एवं आप कह सकते हैं संतुलित मात्रा में समावेशित हों, उचित मात्रा में हो, संतुलित मात्रा में हो, उसे आप बोल सकते हैं कि वो क्या है, संतुलित आहार है। जो कि आपके शरीर का वृद्धि विकास कराए, जिससे आपके शरीर का वृद्धि विकास प्रभावित ना हो, जो आपकी बीमारियों से सुरक्षा करे, जो आपको ऊर्जा भी प्रदान कर दे दैनिक जीवन के कार्यों को करने के लिए, और जो आपको आपके टिश्यू को रिपेयर करा दे, वे सारे काम जो करा दे, ऐसा आहार आपका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या आपके आहार में केवल ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो? अगर आप समझिए इस चीज को कि अगर आप केवल ऐसा आहार ले रहे हैं जिसमें केवल कार्बोहाइड्रेट है ना, तो आपको ऊर्जा तो मिल गई, ऊर्जा मिल गई आपको भर भर के, है ना। और उसमें देखो, उसमें ना तो प्रोटीन है, तो प्रोटीन नहीं है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ क्योंकि आपके आहार में प्रोटीन नहीं था। आपके आपके आहार के अंदर विटामिन नहीं थे, तो पता चला कि बीमारियां लग गई, प्रोटेक्ट नहीं हो पाए आप डिजीज से, ठीक है। विटामिन है, आपके आहार में मिनरल्स नहीं है, तो पता चला कि आपको जो है वही प्रोटेक्शन नहीं मिल पाई डिजीज से। आपके आहार के अंदर फैट नहीं है, तो पता चला कि आपके शरीर में फैट जो है रिजर्व हो जाता है, जब आप व्रत वगैरह रखते हो तो उस फैट से ही आपको एनर्जी मिलती है। तो आप पता चल रहा है कि आप एक दिन भी जो है उपवास नहीं कर सकते हैं, एक दिन कोई इमरजेंसी में मान लीजिए कोई उपवास करना पड़ जाए, एक दिन भूखे रह जाएं, आधे दिन भूखे रह जाएं, पता चला चक्कर खा के गिर गए नीचे, कमजोरी आ गई शरीर में, क्योंकि आपके शरीर के अंदर रिजर्व फूड है ही नहीं। फैट भी जरूरी है, क्योंकि फैट के रूप में ही हमारा जो भोजन है शरीर के अंदर स्टोर होता है। फैट एक रिजर्व फूड है हमारे शरीर में, संचित भोजन है। भोजन हमारे शरीर में फैट के रूप में स्टोर हो जाता है, जैसे घर में नहीं होता है, एक बड़ा सा पात्र होता है
है ना। गेहूं उगता है एक ही सीजन में, और उस सीजन में उगने के बाद आप उस गेहूं को स्टोर करके रख लेते हो, क्योंकि साल भर उसी से काम चलाना है। तो ऐसे ही आपका शरीर भी स्टोर कर लेता है खाने को फैट के रूप में, और जब आपको ऊर्जा चाहिए होती है और ऐसा होता है कि आपको खाना नहीं मिल रहा है, आप किसी कारण से खाना नहीं खा पा रहे हैं, कोई ऐसी इमरजेंसी या फिर उपवास आपने रखा हुआ है, तो उस फैट से आपको ऊर्जा मिल जाती है ऐसे टाइम पर। तो फैट भी बड़ी जरूरी है, फैट भी अत्यंत आवश्यक है आपके लिए मेरे भाई, ठीक है। और उसके अलावा पानी भी आपके संतुलित आहार में होना चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो पानी के माध्यम से शरीर के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। पानी उनको अवशोषित कराने में मदद करता है शरीर की। और आप जानते ही हैं कि फाइबर रिच फूड, फाइबर से रिच फूड, रेशेदार भोजन भी आपका आहार का बड़ा महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि इसमें जो वो चीजें हैं जो अपाचित भोज्य पदार्थ होंगे उनको शरीर से छुटकारा दिलाने में इनकी ही बड़ी भूमिका है, ठीक है। तो संतुलित आहार एक ऐसा आहार होगा जिसमें केवल ऐसा नहीं होगा कि केवल कार्बोहाइड्रेट ही है या केवल प्रोटीन ही है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि भैया केवल प्रोटीन प्रोटीन खाए जा रहे हैं, शरीर का वृद्धि विकास हो जा रहा है, ऊर्जा है नहीं बिल्कुल भी शरीर में। ऊर्जा इतनी भी नहीं है कि यहां से जो है और बस स्टैंड तक चला जाए, है ना। या केवल विटामिन ही चल रही है, हाइपर विटामिनोसिस की समस्या हो जाएगी ज्यादा विटामिन लोगे तो। या केवल पानी ही चल रहा है ना। तो पानी पानी हो गया है सब कुछ, मलमूत्र से लेकर के हर चीज, मूत्र तो होता ही है, मल भी। या फाइबर रिच फूड ही चल रहा है, पेट में है ही कुछ नहीं भैया, फाइबर रिच फूड से क्या करोगे तुम, किस चीज से छुटकारा दिलाना चाहते हो खुद को फाइबर रिच फूड खा करके। तो मेरे भाई कहने का जो मतलब है वो यहां पर सिर्फ इतना है कि सारी चीजें आपके आहार के अंदर होनी चाहिए और संतुलित और उचित मात्रा में होनी चाहिए, उचित मात्रा में समावेशित होनी चाहिए, ताकि आपको ऊर्जा भी मिले, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आपका हो, आपकी डिजीज से प्रोटेक्शन भी हो, और आपके शरीर में ये जो पोषक तत्व हैं इनको अवशोषण में मदद मिले, और इन पोषक जो अपाचित भोज्य पदार्थ हैं उनसे छुटकारा भी आपको मिले, ठीक है। तो उचित और पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए समावेश सबका, उसी को बोलते हैं आप संतुलित आहार। तो इसकी जो डेफिनेशन वगैरह है वो हम लिखवाएंगे कब, परसों की क्लास में, सोमवार को हम मिलेंगे। सैटरडे आपका ऑफ रहेगा, और भैया मैं 2-3 सप्ताह में तुम्हारा सिलेबस पूरा खत्म करा दूंगा और बड़े विस्तार से कराऊंगा। सोचिए 5 दिन में तो मैंने अभी तुम्हारा केवल जो है एक चैप्टर नहीं कराया है, हेल्थ, जबकि ये 2 दिन में करा देते हैं हम लोग। 2 दिन तो बहुत ज्यादा है, एक ही दिन में करा देते हैं। तो धीरे धीरे करेंगे, लेकिन बहुत आराम आराम से, लेकिन हर चीज को समझते हुए और विस्तार से, और क्लास में ही जितनी चीजें हो सकती हैं याद करते हुए, ठीक है। चलिए, तो मेहनत आप करते रहें लगातार, यही मेरी आपसे उम्मीद रहेगी, क्योंकि ये 2-3 महीने में नौकरी लेकर निकलो, फिर करते रहना जो कुछ करना है तुम्हें, खूब रील स्क्रॉल करते रहना, ठीक। चलो मिलते हैं बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।